Everyone, welcome to all on my channel BD Digital Study। तो आज हम लोग जैसा कि जो अध्याय 2 हम लोगों ने शुरू किया था उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि आरंभिक मानव के रहने की जगह के बारे में बात करेंगे और भारत में वो कौन से प्रमुख स्थल हैं जहाँ पर वे रहते थे। और इसके पश्चात हम जानेंगे कि इनके खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई, इनके जीवन शैली में क्या क्या परिवर्तन आए, इनका विकास कैसे हुआ। इन सभी बिंदुओं पे हम वन बाय वन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि आरंभिक मानव के रहने की जगह। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात ये करेंगे कि आरंभिक जो मानव था वो अपने जगह का निर्धारण किस प्रकार करता था। तो चूँकि हम यहाँ आरंभिक जो मानव था वो अपने जगह का निर्धारण करता था अपनी आवश्यकता के अनुसार। अब उसकी मेनली आवश्यकता क्या थी? पहला था भोजन, दूसरा पानी और तीसरा विश्राम के लिए सुरक्षित स्थान। ठीक है, भोजन उसे जंगलों से मिलता था, जो कि जंगल में फल फूल, तमाम तरह की वनस्पतियाँ और जीव जंतु दोनों जंगलों में मिलते थे। इसके पश्चात पानी उसे नदियों के पास, तालाबों से और झीलों से मिल जाता था। विश्राम के लिए उसे वह पेड़ों पर या गुफाओं में या कंदराओं में रहता था। ठीक है, तो इसलिए वो अक्सर जो है अगर वो ऐसी जगह को चुनता था जहाँ पर जो है उसे, जैसे वो पेड़ों पर या गुफाओं वाली जगह को चुनता था, क्योंकि वहाँ पर उसे अनेक प्रकार के पत्थर मिल जाते थे। उन पत्थरों से वो जो है तमाम तरह के औजार बनाते थे, जिससे वो जंगलों में जा कर के जानवरों का शिकार करते थे। और अधिकतर उनके जो स्थान मिलते हैं वो मिलते हैं नदियों के पास, क्योंकि वहाँ पर उन्हें पानी की सुविधा मिलती है। नदियों के आसपास जंगल का वातावरण भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है अगर हम जगह की बात करें तो वो अक्सर ऐसे जगहों का चुनाव करते थे जहाँ पर पानी हो, यानी कि नदियों के पास और पहाड़ों पर। ठीक है, तो भारत में कुछ प्रमुख स्थल हैं। चूँकि हमारे भारत में ऐसे अनेक स्थल हैं जहाँ पर जो पूरा स्थल पाए गए हैं आरंभिक मानव के बारे में, लेकिन उसमें कुछ प्रारंभिक स्थल, प्रमुख स्थलों के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। जैसे पहला जो स्थान है वो है भीमबेटका। अब ये भीमबेटका कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में भीमबेटका पड़ता है। और भीमबेटका प्रसिद्ध क्यों है? चूँकि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वहाँ पर शैल चित्र पाए जाते हैं। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो शैल चित्रों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और यूनेस्को ने जो है भीमबेटका की गुफाओं को विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। यहाँ से आपका एक ये जीके का भी क्वेश्चन बन जाता है, जनरल नॉलेज का। और इसको कब शामिल किया? जुलाई 2003 में। ठीक है, दूसरा जो स्थान है वो है कुरनूल। अब ये कुरनूल कहाँ होता है? ये कुरनूल पड़ता है आंध्र प्रदेश में। कुरनूल एक ज़िले का नाम है जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कुरनूल में हमें राख के अवशेष मिले हैं। इससे हम ये समझते हैं कि जो आरंभिक मानव है उसे राख के बारे में भी जानकारी मिल चुकी थी। उसे आग का भी ज्ञान हो गया था। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे अनबैलेंस हो गया। अब तीसरा जो है हुंसगी। हुंसगी जो क्षेत्र है ये पड़ता है आपका कर्नाटक में। ठीक है, तो ये तीन स्पेशली जो है स्थल हैं जहाँ पे हमें आरंभिक मानव के बारे में जानकारी मिलती है, जो आरंभिक मानव के स्थल हैं। ठीक है, और ये अधिकतर जो है नदियों के पास में, जैसे भीमबेटका ये आपकी नर्मदा नदी के घाटियों के पास पाए जाने वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, हुंसगी, कुरनूल ये सभी जो है ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अधिकांशतः उनके रहने का स्थल नदियों के पास था, गुफाओं के पास था। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट आया आपका शैल चित्र। शैल चित्र क्या होते हैं?
जो आरंभिक मानव था, आरंभिक मानव जिन गुफाओं में रहते थे, उन गुफाओं की दीवारों पर वो चित्रकारी किया करते थे। वहाँ पर वो जानवरों की और जानवरों को पकड़ते हुए मनुष्यों की को का बड़ा सजीव चित्रण करते थे। ठीक है, तो आरंभिक मानव द्वारा गुफाओं की दीवारों पर जो बने चित्र हैं, उन्हीं को हम शैल चित्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आपका क्लियर हुआ होगा। दूसरा है पूरा स्थल। पूरा स्थल क्या होते हैं? उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर औजार, बर्तन और इमारतों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, पूरा स्थल क्या होते हैं? उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर औजार, बर्तन और इमारतों के अवशेष मिले हैं, जिनसे हमें आरंभिक मानव या इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, उसी को हम पूरा स्थल कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आरंभिक मानव ने खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे की। तो हुआ क्या कि लगभग 12,000 साल पहले, ठीक है, 12,000 साल पहले पूरी दुनिया की जलवायु में एक बड़ा बदलाव प्रारंभ हुआ। किस तरह का बदलाव? पूरी दुनिया में गर्मी बढ़ने लगी, मौसम जो है टेम्परेचर बढ़ने लगा। अब इसका परिणाम क्या हुआ? इसके परिणाम स्वरूप घास वाले जो मैदान थे, जिसमें बड़ी बड़ी घासें उगने लगीं, ऐसे मैदानों की संख्या बढ़ने लगी और इन घासों को खाने वाले जानवर यानी कि जीव जैसे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गायों की संख्या में वृद्धि होने लगी। इस तरह के जीवों की संख्या भी बढ़ने लगी। ठीक है, इसके पश्चात उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान के जैसे अनाज भी प्राकृतिक रूप से अपने आप उगने लगे। ठीक है, तो अब यहाँ से हुआ क्या कि जब गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज उगे होंगे, तो हो सकता है कि महिलाओं ने, बच्चों ने या फिर पुरुषों ने इन गेहूं, जौ और धान के अनाजों को इकट्ठा किया होगा और उससे उसको जो है अपने भोजन के रूप में ग्रहण किया होगा, जिससे उन्हें इन गेहूं, जौ और धान जैसे अनाजों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। उन्हें लगा होगा, उन्हें मालूम चला होगा कि ये हमारे खाद्य पूर्ति का भी काम कर सकते हैं। इसके पश्चात उन्होंने जो है इन अनाजों के बारे में जानकारी एकत्रित की होगी कि ये अनाज कब पैदा किए जाते हैं, किस मौसम में पैदा किए जाते हैं और इनका समय काल क्या होता है, कब इनमें दाने आते हैं। ठीक है, तो इस तरह उन्होंने इन अनाजों के बारे में उसके उत्पादन करने, उसके पैदा करने के बारे में जानकारी एकत्रित की होगी तथा जो जानवर अभी हमने बताया कि हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, इन जानवरों का भी उन्होंने शिकार किया होगा, इनके मांस को भी जो है चखा होगा, जिससे तो इन्हें ये समझ में आया होगा कि ये जानवर जो हैं ये हमारे जो है खाद्य पूर्ति का भी काम कर सकते हैं। और इन जानवरों में जैसे भेड़, बकरी और गाय, ये जो जानवर थे ये थोड़े फ्रेंडली नेचर के रहे होंगे। ठीक है, और जिससे इन्होंने जो है इनको पालतू बनाना भी सीख लिया होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे से वो पशुपालक की भूमिका निभाना शुरू करते हैं। मतलब वो पशुपालक बनने की जो प्रक्रिया होती है, यहाँ से शुरुआत होती है और यहीं से उनके कृषक बनने की प्रक्रिया शुरुआत होती है। ठीक है, अब जब वो पशुपालक और कृषि दोनों करने लगे, पशुपालन और कृषि जब वो करने लगे, तो इससे क्या हुआ कि उनकी जीवन की जो शैली है, जीवन को जीने का जो ढंग है, उसमें परिवर्तन आया होगा। उनके नई जीवन शैली की शुरुआत हुई होगी। ठीक है, कैसे? जैसे अनाज उत्पादन के लिए एक ही स्थान पर रुकने की उन्हें आवश्यकता महसूस हुई होगी, क्योंकि कोई भी अनाज है तो वो उसको मतलब उत्पादन का एक प्रोसेस होता है। पहले हम उसको बोते हैं, फिर उसके बाद बोने के बाद उसमें खरपतवारों की निराई गुड़ाई करते हैं, दूसरे जानवरों से उसकी सुरक्षा करते हैं और देन आफ्टर उन फसलों की कटाई करते हैं।
तो इन सभी चीज़ों को करने के लिए एक निश्चित समय की आवश्यकता होती है। इसके लिए वो क्या किए होंगे, एक जगह पे रुके होंगे, कुछ समय तक रुके होंगे, यानी कि उनके जीवन में अब धीरे धीरे जो है ठहराव आना शुरू हुआ। जो पहले आरंभिक मानव घूमता फिरता था एक जगह से दूसरे जगह, अब क्या हुआ, कृषि के कारण उनके जीवन में ठहराव आना शुरू हुआ। अब अनाज के भंडारण की भी आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि जब उन्होंने अनाज उत्पादन किया तो उस अनाज को सुरक्षित रखना भी एक समस्या उनके सामने और आई कि उस अनाज को सुरक्षित कैसे रखें। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने जो है टोकरियाँ बुनी होंगी, मिट्टी के बर्तन बनाए होंगे या ज़मीन में गड्ढे खने होंगे। ठीक है, तो इस तरह से उनके जीवन में धीरे धीरे इस तरह से परिवर्तन होता गया और उनका धीरे धीरे विकास होता गया। अनाजों के जो अवशेष थे वो जो है वो जो पशु पालते थे उनके चारे का भी काम करते थे। ठीक है, और धीरे धीरे उन्होंने जो है एक समूह में, एक समुदाय में रहना प्रारंभ किया। ओके, तो इस तरह से के स्थायी जीवन की जो है शुरुआत हो जाती है। और अब आइए बात करते हैं भारत के कुछ प्रमुख पुरा स्थल के बारे में, जहाँ से हमें आरंभिक मानव के स्थायी जीवन के कुछ प्रमाण मिले हैं। तो इसमें सबसे पहला स्थान आता है बुर्जहोम का, जो कि वर्तमान में कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिले हैं, यहाँ से हमें गर्त आवास मिले हैं। गर्त आवास का मतलब होता है ऐसे घर जो ज़मीन के अंदर बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें झोपड़ियों के भी अवशेष मिले हैं, और इन झोपड़ियों की खास बात ये है कि इन झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर आग जलाने की जगहों के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इनसे ये पता चलता है कि जो है वो लोग, जैसे हो सकता है कि ठंड की वजह से झोपड़ियों के अंदर भी आग जलाते थे, तथा खाना वाना बनाने के लिए हो सकता है कि झोपड़ी के बाहर वो खाना बनाने का अपना व्यवस्था करते थे। ठीक है, और जो गर्त आवास मिले हैं, चूँकि ये जम्मू कश्मीर में मिले हैं, और कश्मीर में हो सकता है कि ठंड के वजह से, ठंड से बचने के लिए वे अपने आवास जो है ज़मीन के अंदर बनाते होंगे। इसके अलावा और भी कुछ खास चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ ऐसे पत्थर के औजार मिले हैं, है ना, जिस पे कुछ अलग तरह का उस पे पॉलिश चढ़ाया गया होता है। और जो पत्थर के औजार मिले हैं कुछ ऐसे, जो कि पहले के जो पत्थर के औजार थे उनसे काफ़ी वो डिफरेंट हैं। डिफरेंट ये हैं कि उनमें जो है उसमें थोड़ा वो ज़्यादा शार्प हैं। ठीक है, और उसमें कुछ पॉलिश चढ़े हुए हैं, और कुछ जो है हथियार ऐसे हैं जैसे कि जिसमें कुछ लकड़ी के मुट्ठों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से जो हमारे पुरातत्वविद हैं, इन पत्थर के औजारों से जो है एक इसी के आधार पर इसको नवपाषाण काल में जो है इसको डिवाइड करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो समय काल इनका रहा होगा उसको ये नवपाषाण काल में डिवाइड करते हैं। किसके आधार पर? पत्थर से बने जो औजार हैं उनके आधार पर। ठीक है, और इसके अलावा जो है मिट्टी के कई सारे बर्तन मिले हैं, और पुरातत्वविदों का ऐसा मानना है, ऐसा उनका सोचना है कि संभवतः ये जो मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते होंगे वो खाना बनाने के लिए करते होंगे, और हो सकता है कि अनाज के भंडारण के लिए भी वो करते होंगे। ठीक है, इसके पश्चात जो दूसरा स्थान मिला है वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से हमें जो है ये पड़ता कहाँ है, ये ईरान जाने वाला जो प्रमुख रास्ता है, वहाँ पर एक बोलन दर्रा है। उस बोलन दर्रे के आसपास जो हरा भरा समतल मैदान है वो मेहरगढ़ कहलाता है। ठीक है, और इस स्थान की खास बात ये है कि यहाँ पर जो है सबसे पहले जौ तथा गेहूँ उगाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो पुरातत्वविदों का ऐसा मानना है, अनुमान है कि संभवतः यही स्थान ऐसा है जहाँ पर सबसे पहले गेहूँ तथा जौ उगाया गया होगा। इसके पश्चात यहाँ पर जो है हिरण, भेड़, बकरियाँ, सूअर
इस तरह के कुछ जंगली जानवरों के भी जो है अवशेष मिले हैं, उनकी हड्डियों के अवशेष मिले हैं। और इसके पश्चात यहाँ पर एक कुछ आयताकार घरों के भी अवशेष मिले हैं, और इन आयताकार घरों में 4 या उससे ज़्यादा कमरे भी मिले हैं। और कुछ कमरे संभवतः जो है अनाज के भंडारण के लिए प्रयोग किए जाते होंगे, ऐसा पुरातत्वविदों का मानना है। और यहाँ से कुछ ऐसी कब्रें मिली हैं जहाँ पर जो है, जिन कब्रों के आधार पर ये पता चलता है कि जो मृतक के सगे संबंधी थे वो उसके प्रति जो है काफ़ी सम्मान जो है की भावना रखते थे अपने अंदर। और लोगों की जो आस्था थी, लोगों की ऐसी आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, ऐसी लोगों में हो सकता है आस्था थी, क्योंकि ऐसे प्रमाण मिले हैं। क्योंकि बहुत सारी जो कब्रें हैं उसमें मृतक के साथ कुछ सामान भी प्राप्त हुए हैं, तो जिसके आधार पर पुरातत्वविदों का ये मानना है कि जो उनके सगे संबंधी थे उनकी आस्था थी कि जो है मृत्यु के बाद भी कहीं ना कहीं जीवन है। इसलिए जब वे मृतक शरीर को कब्र में दफनाते थे तो उसमें मृतक के साथ कुछ उसके सामानों को भी जैसे रख दिया करते थे। और एक कब्र ऐसी भी मिली है जहाँ पर मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया है, क्योंकि वहाँ पर मृतक नर कंकाल के पास में ही बकरियों के भी कंकालों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो इस अध्याय में से रिलेटेड थे, जो कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया और ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आया और ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा, तो चैनल को हमारे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।